हार्दिक स्वागत अभिनंदन है सभी का दिशा कॉम्पिटिशन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। और अगर देखा जाए तो ये जो प्रश्न है आपके राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। राजनीति विज्ञान में अगर बात की जाए तो प्रमुख रूप से प्लेटो को चुना गया है। प्लेटो पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो ये हमारी श्रृंखला होगी ये कह सकते हैं कि यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी या जो भी जीआईसी लेक्चर की भर्ती आई थी उनमें भी ये महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में ऐसे बच्चे जिन्होंने बीए में राज्य व्यवस्था को ले रखा है या फिर एमए में राजनीति विज्ञान को ले रखा है या ऐसे बच्चे जो नेट की तैयारी में लगे हुए हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला साबित होने वाली है। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो राजनीति विज्ञान में हम लोग फिलासफर पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे फिलासफर आते हैं वो आते हैं प्लेटो। पहला जैसे प्रश्न दिया गया है कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था, ध्यान रखना है आपको, प्लेटो का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो भैया इसमें उत्तर ये बताया गया है कि जो प्लेटो का जन्म हुआ था ये 428 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे इनके विषय में। इनका जो जन्म हुआ था भैया वो एथेंस में हुआ था और लगभग कह सकते हैं कि 428 ईसा पूर्व में। और इनका जो मूल नाम था वो एरिस्टोक्लीस था, परंतु इनके जो कंधे थे बहुत चौड़े थे, इस कारण इन्हें प्लेटो कह दिया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला जो प्रश्न बताया गया है कि प्लेटो के गुरु कौन थे। ध्यान रखना है, आपको बताना है कि प्लेटो के गुरु कौन थे। तो भैया प्लेटो के जो गुरु थे वो कौन थे, बताइए, कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे कि प्लेटो के गुरु कौन थे। देखिए जी, प्लेटो के गुरु थे सुकरात। आपको ध्यान रखना है, प्लेटो के गुरु सुकरात थे। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि पाश्चात्य जगत का प्रथम दार्शनिक किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, ये भी उत्तर प्लेटो के परिप्रेक्ष्य में ही आता है कि पाश्चात्य जगत का प्रथम दार्शनिक प्लेटो को कहा जाता है। देखिए इससे पहले जो इनके गुरु माने जाते हैं सुकरात जी, तो सुकरात ने क्या किया है कि उन्होंने एक आदर्शवाद या कह सकते हैं कि एक अच्छे समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, परंतु उन्होंने कोई विशेष लेखन का कार्य नहीं किया था और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया था वो प्लेटो ने किया था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न, कथन भैया बहुत आएंगे यूपी टीजीटी में, बहुत सारे कथन पूछे जाएंगे। पिछली बार भी जो परीक्षाएं हुई थी उसमें बहुत से कथन पूछे गए थे। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि राज्य मानव मानस का ही प्रतिरूप है, यह कथन किसका है। तो यह कथन प्लेटो से ही संबंधित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न भैया है कि कथन ही आया है प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया, यह कथन किसका है। यह कथन विचारक मैक्सी का है। देखिए अभी आपको ये बात बताई गई थी कि सामान्य रूप से जो कह सकते हैं कि जो विचारधाराएं थी, सुकरात की जो विचारधारा थी या सुकरात का जो दर्शन था, उस दर्शन को आगे बढ़ाने का जो प्रमुख कार्य किया था वो प्लेटो ने ही किया था। इस कारण मैक्सी ने कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है कि यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यूरोप का जो प्रथम विश्वविद्यालय था ये प्लेटो की अकादमी थी। इन्होंने सबसे पहला विश्वविद्यालय प्लेटो ने यूरोप में खोलने का प्रयास किया था और ये जो इनकी अकादमी थी इसके मुख्य द्वार पर लिखा था कि ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। अब हम देखते हैं अगले प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ध्यान रखना है भैया, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। ध्यान रखना है आप सभी को कि जो रिपब्लिक है ये प्लेटो की बहुत महान रचना है। बीए हो गया, एमए हो गया, इस प्रकार के जो भी जीआईसी लेक्चर की परीक्षा में उसमें ये प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। जो रिपब्लिक है प्लेटो की ये बहुत महान कृति है और इसमें गणराज्य व न्याय की एक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की गई है। इसके विषय में बहुत से विद्वानों ने, जैसे कुछ ने कहा, एक विद्वान ने कहा है कि यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। आगे देखते हैं भैया, जैसा कि वही कथन ही कह दिया गया है कि रिपब्लिक मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह कथन किसका है, यह कथन बार्कर का है जी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न ये बताया गया है, अगला प्रश्न भैया ये बताया गया है कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, यह कथन किसका है। तो आपको ध्यान रखना है, यह कथन है थ्रेसिमेकस का। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो प्लेटो को उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए जाना जाता है, उनकी न्याय प्रणाली के लिए जाना जाता है और उनकी साम्यवादी धारणा के विषय में जाना जाता है। प्लेटो जब हुए थे तो उस समय समाज में न्याय की 3 धारणाएं चल रही थी। इसमें एक परंपरागत सिद्धांत था जिसका सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो उनका यही कथन था कि जो न्याय है वो शक्ति पर ही आधारित है। उसके बाद में इसमें एक और न्याय था जिसे क्रांतिकारी सिद्धांत कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक थ्रेसिमेकस माने गए हैं। जैसे इन्होंने स्वयं कह दिया कि शक्तिशाली का ही साधन ही न्याय है। उसके बाद एक तीसरा न्याय भैया यहाँ पर चल रहा था, कार्यकरण का सिद्धांत। उनके अनुसार मानना था कि न्याय जो है वो शाश्वत ना होकर के समय अनुसार बदलती हुई एक परंपराएं हैं। परंतु प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो इन तीनों धारणाओं का खंडन किया है। उनका मानना है कि जो न्याय है वो मानव आत्मा की
उचित अवस्था है, अर्थात मानवीय स्वभाव की एक प्राकृतिक मांग है। और सामान्य रूप से इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि व्यक्तिगत और सामाजिक ये राज्यों से संबंधित है और इसको आगे बढ़ाने के लिए नैतिकता पर इन्होंने विशेष बल दिया है। आगे भैया अगला जो कथन ये बताया गया है, अगला जो प्रश्न आया है कि न्याय भय का शिशु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ग्लाउकन का है। और आपको ध्यान रखना है कि जो न्याय का कार्यकरण का सिद्धांत है ये उसी से संबंधित माने जाते हैं। उसके बाद ध्यान देंगे कि अगला प्रश्न आया है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है? तो अभी आपको बताया गया कि जो प्लेटो का न्याय है उस सिद्धांत की सबसे प्रमुख विशेषता बताई गई है नैतिकता है। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने तीनों सिद्धांतों का खंडन किया है और नैतिकता पर बल दिया है। उसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व है और यह एक संतुलनकारी धारणा है। इसके साथ इन्होंने व्यक्तिवाद का विरोध किया है और एकता का सिद्धांत न्याय के माध्यम से प्रतिपादित किया है। इनका यह मानना था कि जो शासक न्याय करने जा रहा है वो सामान्य रूप से दार्शनिक होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न बताया गया है कि प्लेटो की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कब से कब तक चलती है? तो ध्यान रखना है भैया, जो प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा बताई गई है वो कब से है, कब तक है? 6 से 20 वर्ष की जो अवधि मानी जाती है वो प्रारंभिक शिक्षा की अवधि मानी जाती है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो उन्होंने 2 भागों में बांटा है। जो प्राथमिक है वो 6 से 14 है। इसके साथ साथ इसमें द्वितीयक जो कह सकते हैं कि मानी गई है वो 18 से 20 वर्ष मानी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेटो थे उन्होंने स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास किया था। अब हम आगे देखते हैं जी, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताया गया है कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की संख्या कितनी है, या प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है? आपको भैया ध्यान रखना है ये जो प्रश्न आपका है ये बीए हो गया, एमए हो गया या अन्य जो हमारे ये इंटर में भी जिन बच्चों के पास नागरिक शास्त्र है उसमें ये बहुत बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जो जनसंख्या है वो 5040 मानी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि अगला जो कथन आया है वो एक पुस्तक से संबंधित है। इस पुस्तक में बताया गया है कि स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना है जो स्टेट्समैन पुस्तक है इसके लेखक प्लेटो हैं और इन्होंने इसमें न्याय संबंधी धारणा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उसके बाद अगला प्रश्न इसमें बताया गया है कि प्लेटो के अनुसार जो शासन है वो किसके हाथों में होना चाहिए? तो इनका यह मानना था कि सर्वाधिक गुण संपन्न व्यक्ति के पास शासन होना चाहिए। और इनका यह भी मानना है कि जो शासक होना चाहिए वो एक दार्शनिक होना चाहिए, अर्थात उसमें एक कह सकते हैं कि व्यापक विचारधारा होनी चाहिए, सभी नागरिकों को वो समान रूप से एक आदर्श प्रस्तुत करे, ये इन्होंने बताया है। आगे देखते हैं रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये कथन किसका है? तो आपको ध्यान रखना है भैया ये कथन जो है ये रूसो का है। ये रिपब्लिक के विषय में कहा गया है और आपको बताया ही गया है कि रिपब्लिक जो है वो रूसो की एक महान कृति है, एक महान रचना है जिसमें समाजशास्त्र, आध्यात्मिक, शैक्षणिक आदि विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई है। आगे देखते हैं कि प्लेटो ने स्त्रियों के कल्याण के लिए क्या किया है। तो प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह माना गया है, प्लेटो ये कहता है कि जिस परिवार में अभिभावक एक विशेष शासन के रूप में रहते हैं वहाँ पर स्त्रियों का कल्याण नहीं हो पाता है। और जहाँ अभिभावक अगर देखा जाए जैसे उनके कह सकते हैं हितैषी हैं या उनके फ्रेंडली हैं, इस प्रकार से रहते हैं, तो उस वर्ग की स्त्रियां बहुत विकास कर सकती हैं। तो प्लेटो ने सामान्य रूप से माना है कि अभिभावकों को परिवार से वंचित कर दिया जाए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि प्लेटो जीवित होता तो आधुनिक साम्यवादी से भी प्रबल साम्यवादी होता। यह कथन किसका है? ध्यान रखना है भैया ये जो कथन बताया गया है ये विचारक मैक्सी का बताया गया है। और प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो जो प्लेटो हैं वो अपने साम्यवाद के लिए जाने जाते हैं। देखिए प्लेटो की महत्वपूर्ण विशेषता सबसे पहली जो हो गई कि प्लेटो अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं, उसके बाद में प्लेटो अपने राज के लिए जाने जाते हैं और जो प्लेटो का शासन है वो एक दार्शनिक राजा के समान है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो प्लेटो का वाद माना गया है तो उन्होंने साम्यवाद को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं अगला क्या बताया गया है कि प्लेटो के दार्शनिक शासन की प्रमुख विशेषता क्या है। तो प्लेटो ने कहा है कि जो शासक होगा उसके पास पूर्ण शक्तियां होनी चाहिए और उन शक्तियों के अनुसार ही क्या कर सकता है कि वो अपने कह सकते हैं कि अपना राज्य को सुचारू रूप से संचालित कर सकता है। जी आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाँ ये भैया प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है।
प्रश्न इस प्रकार से आया है कि सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड एक्टन का है। जो बच्चे बीए में जिनके पास नागरिक शास्त्र या कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न अवश्य परीक्षा में पूछा जाता है। अब वर्तमान समय अगर देखा जाए तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होने लगे हैं, तो इसमें इस प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि प्लेटो ने नागरिकों के कितने वर्ग बताए हैं? तो प्लेटो के अनुसार नागरिकों के 3 वर्ग हैं। एक तो शासक वर्ग हो गया, दूसरा सैनिक वर्ग हो गया और तीसरा उत्पादक वर्ग हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न बताया गया है कि रिपब्लिक व स्टेट्समैन में क्या समानताएं हैं। अर्थात देखिए प्लेटो की जो महान किताबें मानी गई हैं उसमें रिपब्लिक हो गई, स्टेटमैन हो गई, उसके बाद एक और इनकी किताब मानी गई है, उसका शीर्षक है लाज। लाज का मतलब है कानून, अर्थात जो न्याय संबंधी धारणा है वो हमें प्लेटो के लाज से ही प्राप्त होती है। ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ बताए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इसकी बात की जाए तो इसमें ये बताया गया है कि ये मिश्रित संविधान की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है वो वहीं जो हम बात कर रहे थे उसी से आ गया है कि प्लेटो की जो प्रमुख पुस्तक है लाज, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उनका ये मानना था कि एक कानूनी राज की रचना की जानी चाहिए और जिसके माध्यम से क्या करेंगे कि कानून जो न्याय होगा वो उचित तरीके से दिया जा सके। जैसा कि अगला प्रश्न ये बताया गया था आपको मिश्रित संविधान की अवधारणा। तो मिश्रित संविधान में सामान्य रूप से ये बताया गया है, देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो स्पार्टा था एथेंस में, जब उसका पतन हो गया तो सैनिक शिक्षा पर अगर देखा जाए तो अत्यधिक व एकांगी बल दिया जाने लगा, वह शासक के पास निरंकुश अधिकार आ गए। तो इस दशा से निपटने के लिए जो प्लेटो थे उन्होंने एक मिश्रित संविधान की विचारधारा जो थी वो प्रस्तुत की। आगे देखना है कि प्लेटो के न्याय रक्षक में कितने सदस्य होते हैं? तो भैया प्लेटो का जो न्याय रक्षक था उसमें 360 सदस्य होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है जी। आगे प्रश्न ये बताया गया है कि किस ग्रंथ में स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है लाज पुस्तक जो प्लेटो की है इसमें स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न देखते हैं कौन से जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जी। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि प्लेटोवादी दर्शन का प्रमुख तत्व क्या है? तो प्लेटो ने सबसे पहले तो ये बताने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति है वो ज्ञानी होना चाहिए, गुणी होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, सच्चरित्रवान होना चाहिए, तभी अगर देखा जाए तो एक आदर्शवादी व्यक्ति वो बन सकता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताया गया है कि प्लेटो ने राज्य को कितने वर्गों में बांटा है? तो प्लेटो के अनुसार जो राज्य था उसके 2 वर्ग थे। इसमें पहले जैसे मैंने बताया है कि एक तो हो गया विधि सम्मत और दूसरा हो गया विधि विहीन। उसके साथ साथ प्लेटो का जो राज्य दर्शन है, प्लेटो का ये मानना है कि सामान्य रूप से जो राजा है वो न्यायप्रिय होना चाहिए और उसके अनुसार राजा बुद्धिमान भी होना चाहिए और राज्य में स्त्री पुरुष की समानता होनी चाहिए, यानी कि जो लैंगिक भेदभाव वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद का भी विचार दिया है। उनका यह मानना है कि जो इनका दर्शन है वो ये मानना है कि सर्वाधिक प्रभावशाली जो दार्शनिक है वो अगर देखा जाए तो प्लेटो इसी बात पर बल देता है कि जो साम्यवाद है यानी कि जो सर्वहारा वर्ग है उसके कल्याण की बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न बताया गया है कानून का पालन केवल शक्ति और राजदंड के बल पर नहीं वरन यह है कि नैतिक शक्ति के द्वारा होना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है प्लेटो का। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न बताया गया है कि फांसीवाद किसका प्रबल विरोधी है? तो भैया फांसीवाद जो है वो साम्यवाद का प्रबल विरोधी माना गया है। ये एक दूसरे के अपोजिट माने गए हैं और फांसीवाद को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया था वो मुसोलिनी ने किया था। अगला देखते हैं प्रश्न जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है वो है कि दर्शन प्रौढ़ अवस्था के लिए है, युवा अवस्था के लिए नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन क्वायर का है। इस प्रकार से देखिए भैया टीजीटी पीजीटी में जो कथन है वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो है आज उनकी व्याख्या की गई। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो अन्य जैसे जो महत्वपूर्ण जैसे मैंने बताया कि न्याय के विषय में बताया कि प्लेटो को विशेष रूप से न्याय के लिए जाना जाता है। जो परंपरागत सिद्धांत था या जो क्रांतिकारी सिद्धांत था और जो कार्यकरण सिद्धांत था, इन तीनों सिद्धांतों का खंडन किया था और प्लेटो ने जो अपना न्याय दिया था वो नैतिकता पर उन्होंने बल दिया है। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं शिक्षा प्रणाली की, तो प्लेटो का यह मानना था कि अधिकतर जो उनकी शिक्षा प्रणाली है वो रिपब्लिक से ली गई है और उनका यह मानना था कि शिक्षा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो मनुष्यों के हृदय में सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए भावना उत्पन्न करती है। उन्होंने पहली अगर देखा जाए तो एथेंस की अकादमी भी ओपन की थी। इसके साथ साथ अगर देखते हैं हम लोग प्लेटो का जो साम्यवाद था, साम्यवाद में अगर देखा जाए तो प्लेटो ने कहा है कि सामान्य रूप से
जो उनके पास संपत्ति होगी उसको जीवन जीने के लिए नितांत नहीं कहा गया है। इसके साथ साथ प्लेटो ने इस बात पर भी बल दिया है कि जो साम्यवाद में सभी नागरिक व सभी सैनिक व कह सकते हैं सभी शासक सबके कल्याण की बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो आज आप लोगों ने देखा प्लेटो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में आज आप लोगों ने देखा है। प्लेटो के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं। देखिए भैया, इसके साथ साथ जो हमारे समस्त दार्शनिक हैं, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए जी, हाब्स हो गए, लाक हो गए, रूसो हो गए, बेंथम हो गए, जे.एस. मिल हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, मन हो गए, कौटिल्य हो गए और गांधी हो गए। या हम कह सकते हैं कि टीजीटी में जो हमारे पाश्चात्य विचारक हैं या हमारे जो भारतीय विचारक हैं उन सब पर ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ साथ इसमें जो अन्य हमारे टॉपिक हैं, राजनीतिक सिद्धांत हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, परिभाषा इनकी हो गई, प्रकृति हो गई, या फिर कह सकते हैं कि जो इज्म हमारे हो गए, अधिनायकवाद हो गया, राजनीतिकवाद हो गया, व्यक्तिवाद हो गया, उदारवाद हो गया, फांसीवाद हो गया, वैज्ञानिक समाजवाद हो गया, इन सब पर भी हम इसी प्रकार से प्रश्न बना करके कह सकते हैं कि अपनी हम श्रृंखला प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको सामान्य रूप से जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के जो टॉपिक हैं, इनके लिए आपको प्रश्नों की श्रृंखला बहुत जल्द ही उपलब्ध होगी। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, इनको आप लोग नोट अवश्य करते रहें, क्योंकि जो कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक बहुत व्यापक जो हमारे पास किताबें थी उनसे हमने अध्ययन किया, उसके बाद उन्हीं पर प्रश्नों को हमने उठाने का प्रयास किया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि यूपी टीजीटी हो गया, यूपी पीजीटी हो गया, या जीआईसी लेक्चरर की भर्तियाँ आई हैं उसमें भी बच्चों ने अपना फार्म डाला है, तो उसके लिए भी ये प्रश्न राजनीतिक विज्ञान के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके साथ साथ बीए और एमए जो राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अगर देखा जाए तो जो ये प्रश्न हैं ये अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।